नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आज थोड़ी देरी हुई है। अजीत जी यात्रा कर रहे थे रांची से दिल्ली की, दिल्ली पहुंचे हैं अभी से थोड़ी देर पहले। तो देखिए, बिहार की बात करें अजीत जी, तो नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बन गए हैं, लेकिन फैसला कौन कर रहा है, यह बात रहस्य में है। समझने वाले समझते हैं। नीतीश कुमार की मुहर लगती है, नहीं लगती है, कब हट जाती है, यह कहना बड़ा ही मुश्किल है। तो देखिए, आज एक बड़ा डेवलपमेंट दिल्ली में हुआ। गिरिधारी यादव जेडीयू के सांसद हैं बांका से, और जेडीयू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिख दिया, इन्हें अयोग्य घोषित कीजिए। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू गिरिधारी यादव की सांसदी को खत्म कराना चाहती है। अब नीतीश कुमार ने यह निर्देश दिया है, या फिर जो लोग फैसले लेते हैं, दिल्ली जाने के पहले नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी का यह फैसला और यह पत्र क्या राजनीतिक संकेत देता है? क्या नीतीश कुमार और जेडीयू को जो चला रहे हैं वह यह चाहते हैं कि पार्टी में आगे कुछ न हो, इसके पहले ही एक कठोर संदेश दे दिया जाए? और लोकसभा के अध्यक्ष भाजपा के हैं ओम बिरला, वह इस पर फैसला करें। देखिए, 12 सदस्य हैं जेडीयू के लोकसभा में, यदि सदस्यता जाती है तो 11 रह जाएंगे। अब आरोप क्या लग रहा है? आरोप लग रहा है गिरिधारी यादव पर कि उन्होंने अपने बेटे को, उनके बेटे का नाम है चाणक्य प्रकाश रंजन, उसे बांका से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़वाया विधानसभा का। स्वयं प्रचार भी किया, जबकि गिरिधारी यादव इससे इनकार कर रहे हैं। करीब 37,206 मतों से चुनाव हार गए। बेलहर की पृष्ठभूमि, बेलहर विधानसभा की पृष्ठभूमि को जानना भी आवश्यक है। मनोज यादव वहां से निर्वाचित विधायक हैं जेडीयू के, 2020 में भी जीते थे। और हमें और आपको पता है कि जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, महागठबंधन की सरकार खत्म हुई थी, एनडीए की सरकार बनी थी और बहुमत परीक्षण की बात थी, तब मनोज यादव कहां इधर उधर भटक रहे थे। तब तो गिरधारी यादव के परिवार से ही किसी को टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन बाद में परिस्थितियां सामान्य हुई। मनोज यादव का भी आरजेडी से रिश्ता है। कैसे रिश्ता है, पता ही है संजय यादव से क्या रिश्ता है। तो दूसरा आरोप यह है कि एसआईआर के मुद्दे पर गिरिधारी यादव ने पार्टी लाइन के खिलाफ हमला बोला चुनाव आयोग पर और चुनाव आयोग के फैसले पर। उन्होंने यह भी कहा कि यह देखिए, जबरदस्ती एसआईआर थोपा हुआ था। जब बिहार में किसान फ्री नहीं थे, थोपा हुआ था, और उन्होंने तुगलकी तक कहा। लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन, गिरिधारी यादव की सदस्यता खत्म कराने की कवायद, और इसके साथ ही जेडीयू इस बात पर अड़ गई है कि बिहार विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी तो हमें चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि संदेश अभी हम दे रहे हैं अपने लोगों को, अपने 85 विधायकों को, यदि कहीं कोई गड़बड़ किसी ने की तो अध्यक्ष हमारा होगा। तो गिरिधारी यादव के बारे में यह फैसला तेजस्वी यादव पर भी आएंगे। आज पटना से बाहर निकले हैं, मुजफ्फरपुर गए थे। पहले गिरिधारी यादव को लेकर बात कर लेते हैं कि फैसला कौन कर रहा है और इसके दूरगामी संदेश क्या हैं। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, इस बात इसके 2-3 पहलू हैं। ये जो इशू है, ये मुद्दा है। हम लोग उस समय जब एसआईआर की घोषणा हुई थी और उस समय का जो सेशन था, मतलब पिछला जो विंटर सेशन था पार्लियामेंट का, जो शीतकालीन सत्र था 24 का, 25 के चुनाव के, विधानसभा चुनाव के पहले का जो सत्र था, उस सत्र में, विंटर सेशन के टाइम तो शायद चुनाव चल रहा था बिहार में, उसके पहले वाले सत्र में जब एसआईआर चल रही थी और सेशन भी पार्लियामेंट का चल रहा था, उस समय जो भाषण देने शुरू किए थे गिरधारी यादव ने, उस समय एक अंदाजा लग रहा था कि ये इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये पिछले 25 के का ही मानसून सत्र था, जुलाई अगस्त का। उस समय उनके जो भाषण हो रहे थे, वही जो बात आपने कही कि खेती का टाइम है और एसआईआर कर दिया गया, जबरदस्ती थोपा गया है, ये बात वो पार्लियामेंट के, मतलब संसद परिसर में पत्रकारों से कह रहे थे। पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने भाषण दिया। अजीत जी, उन्होंने कहा कि मुझे अपने कागजात जमा करने में 10 दिन लग गए और मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वह कहां से कागज लाएगा
और कहां से उसका कागज देंगे, तो पार्टी लाइन के खिलाफ दिख रहे थे। एसआईआर के वक्त से ही हुआ। हाँ, उसी समय और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी अपना एक भाषण दिया था। उस भाषण का पूरा कंटेंट तो हमको नहीं ध्यान है, लेकिन उन्होंने सरकार के कामकाज से लेकर के चुनाव आयोग तक सब पर सवाल उठाए थे। उसी समय लगा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं हुई। उस समय उनको सब एज इट रहने दिया, एज इट इज रहने दिया। चुनाव होने थे और उस समय कोई नहीं, बदमजगी नहीं चाहती थी सरकार। जेडीयू और बीजेपी दोनों नहीं चाहते थे, तो उनको एज इट इज रहने छोड़ दिया गया था। अब इसका जो एक पहलू है, एक एसआईआर, उनका विरोध, उस समय कार्रवाई नहीं होना, क्यों नहीं होना, और दूसरा पहलू है अभी जो हुआ उसकी टाइमिंग का। देखिए, एक तो सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि अगर कार्रवाई हो जाती है, उनके खिलाफ स्पीकर सिफारिश को स्वीकार कर लेते हैं, लोकसभा के में जेडीयू के नेता हैं राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह नेता हैं लोकसभा में, अगर उनकी सिफारिश, वो कहते हैं कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए और स्पीकर सदस्यता उनकी समाप्त कर देते हैं। दिलकेश्वर कामत ने पत्र लिखा है, तो उनके अगर ये उनकी सिफारिश मान ली जाती है और उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो बांका लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन कराना होगा, और वो फिर एक परीक्षा की तरह हो जाएगा, एक लिटमस टेस्ट की तरह हो जाएगा, सरकार के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो कई बार हम लोगों ने देखा है बाई इलेक्शंस में कि आप नॉर्मल जो आम चुनाव है उसमें बहुत अच्छा माहौल था, बाई इलेक्शंस में पलट गई चीजें। और हम लोगों ने बिहार में ही देखा है 2010 के जो इतना बड़ा मैंडेट मिला था नीतीश कुमार का, उसके बाद बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें हम लोगों ने देखा है कि उस समय किस बुरी तरह से जेडीयू और बीजेपी के लोग हार गए थे 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद के बाई इलेक्शंस में। तो ये इस तरह की स्थिति हो जाती है कई बार। तो एक जोखिम का काम हो जाएगा कि अगर उनकी सदस्यता समाप्त होती है और वो शहीद होकर के चले जाते हैं चुनाव लड़ने। वही बांका कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां हम लोगों ने दिग्विजय सिंह को निर्दलीय लड़ते देखा है, नीतीश कुमार का विरोध करके, और जीतते देखा है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मधु लिमये के चुनाव जीतने का इतिहास है। एक समाजवादी पृष्ठभूमि, एक जातीय समीकरण, तमाम चीजें ऐसी हैं कि जोखिम का काम हो जाएगा कि आप उनकी सदस्यता समाप्त कराएं और बाई इलेक्शन हो। तो एक तो ये जोखिम का काम है। दूसरा, अभी क्या 12 आपके अब एक एमपी की जरूरत है केंद्र में। केंद्र की सरकार बहुत ही थिन वो बहुमत पर टिकी हुई है, थिन मेजोरिटी है केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार की। अपनी बीजेपी की 240 ही सीटें हैं और टोटल 293 है, बहुमत से 21 सीटें ज्यादा हैं। 272 का बहुमत होता है, 293 सीटें हैं एनडीए के पास। तो इस स्थिति में हम लोग कहीं, आप उसके बाद जितने चुनाव हुए असेंबली के, देखिए हर जगह पहले एमपी लोग चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने एमपी को चुनाव नहीं लड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप देखिए कितने विधानसभा चुनाव हुए। महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, झारखंड का चुनाव हुआ। कहीं भी किसी एमपी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ाया, और उसका कारण यही है कि बहुमत कम है। एमएलए का चुनाव, हाँ वही एमएलए का, असेंबली का इलेक्शन किसी को नहीं लड़ाया, किसी भी एमपी को असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुमत बहुत कम का है, मार्जिनल जो है आपको मेजोरिटी है। तो ऐसी स्थिति में जोखिम लिया गया कि इनकी सिफारिश की गई कि इनकी सदस्यता समाप्त करिए, और अगर सदस्यता समाप्त होती है, वहां बाई इलेक्शन होता है, तो ये एक जोखिम का काम है, हो जाएगा बाई इलेक्शन। एक फिर बिहार में एक नई तरह की दिलचस्पी, नई तरह की राजनीति, ये कभी समाप्ति नहीं होती है, बिहार में वो चलने लगी। जैसे ही यह पत्र लिखा गया, देखिए बांका की हलचल बढ़ गई और बांका के लोगों ने इस बात की चर्चा शुरू कर दी कि बाईपोल होगा, और श्रेयसी सिंह जो दिग्विजय सिंह दादा की बेटी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, वह चुनाव लड़ेंगी। वह बीजेपी की नेत्री हैं, तो क्या वह सीट बीजेपी के खाते में चली जाएगी? बांका में हलचल शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही, हाँ, और इसके साथ ही यह भी कहा जाने लगा कि देखिए गिरिधारी यादव है, जाति से यादव है, उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। जब महेश्वर हजारी के बेटे ने एनडीए की उम्मीदवार एलजेपीआर की प्रत्याशी सांभवी चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह भी कहा जा रहा है। अब देखिए, सांभवी चौधरी को भी निशाने पर लिया गया, लेकिन सांभवी चौधरी एनडीए के प्रत्याशी थी। तो बिहार में जाति का तड़का, बांका की हलचल, दूसरे उदाहरण यह भी सामने आने लगे फटाफट। बिल्कुल ये होगा ही ना, हमने वही कहा ना कि फिर से एक राजनीतिक हलचल। देखिए, चुनाव के बाद 6 महीने हो गए, अब अक्टूबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 6 महीने हो गए और बिहार में राजनीति समाप्ति नहीं हो रही है। बिहार में 60 महीने
राजनीति चलती रहती है। ये उसी जी। राजनीति का ये राजनीति है उसी तरह की। तो एक जो हमने पहला एक पार्ट जो इसका कहा कि इसके कई पहलू हैं, उसमें पहला पार्ट हमारी नज़र में ये है कि एक जोखिम का काम हो गया है और वहाँ राजनीतिक नए सिरे से पोलराइजेशन होगा और ये उसी का एक्सटेंशन है जो राजनीति हम लोग को असेंबली इलेक्शंस में देखने को मिली थी कि गैर यादव पिछड़ी जातियों को तरजीह देना एनडीए की तरफ से और यादव को आइसोलेट करना, क्योंकि ये मान लिया गया है कि यादव का वोट नहीं आता है एनडीए को, और खासतौर से असेंबली में तो नहीं ही आता है, लोकसभा में भले आ जाए असेंबली में नहीं आता है, तो असेंबली में आइसोलेट किया गया। कई बड़े यादव नेताओं की टिकट कटी, ये उसी के उसमें माना जा रहा है कि एक जो है एक यादव एमपी हैं, इनको निपटाने की कोशिश चल रही है। एक उसी राजनीति का एक्सटेंशन है जो असेंबली में देखने को मिला। तो एक पहलू यह है। दूसरा पहलू टाइमिंग। दिनेश चंद्र यादव हैं, यादव दूसरे भी एमपी हैं, दिनेश चंद्र यादव हैं। नहीं है ही है ही है, तो हम ये नहीं कर रहे, हम ये नहीं करें कि सबको हटा दिए भाई। यादव एमएलए भी तो जीते ही हैं एनडीए से, लेकिन अनेक बड़े यादव नेताओं की टिकट कट गई थी ना। पहले से जो संख्या थी वो तो संख्या काफी कम हो गई असेंबली में। तो लोकसभा चुनाव में तो अभी कई हैं, अशोक यादव हैं, नित्यानंद राय हैं, इधर जेडीयू से दिनेश यादव हैं, सब यादव तो एनडीए से एमपी जीते जाते हैं। असेंबली की बात करें, कट गए, नंदकिशोर यादव के कट गए, वही कह रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गजों के टिकट कटी, तो ये उसी पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है। ये जो अभी दिख रहा है ये उसी का एक्सटेंशन दिख रहा है। तो एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है टाइमिंग का। तो टाइमिंग का पहलू जो है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लीडरशिप की ऑथोरिटी बनाने के लिए ये फैसला हो रहा है। लीडरशिप की ऑथोरिटी दिखाने के लिए, ये ना लगे कि लेम डक, जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की लीडरशिप एकदम लेम डक हो गई है, उनकी लीडरशिप तो कुछ बची नहीं है, वो कोई डिसीजन लेते नहीं दिख रहे हैं, और इसी की वजह से सरकार भी बदल रही है। वो मुख्यमंत्री पद से भी जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसी वजह से छोड़ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा था और जेडीयू को भी लग रहा था। कई लोगों से बातचीत करने के बाद आपने भी की है, हमने भी की है, इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं कि नीतीश कुमार की जो हालत है उसमें ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई थी कि अल्टीमेटली बीजेपी को दखल देना पड़ा, जेडीयू के भी बड़े नेताओं को दखल देना पड़ा। जो शीर्ष नेता है जो दिल्ली में पटना में राजनीति करते हैं उनको भी दखल देना पड़ा, क्योंकि कई काम ऐसे होते थे जो जिसकी जानकारी उनको भी नहीं रहती थी, या जो प्लान हुआ रहता था, जो बात हुई रहती थी, उससे अलग कुछ काम होने लगता था। तो सरकार में तो ये तरीका था कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही थी, तो आप मान लीजिए कि उसको कंट्रोल करने के लिए आप बदल रहे हैं। पार्टी में भी नीतीश कुमार की ऑथोरिटी को कोई चैलेंज हो सकता है, उनके बेटे की ऑथोरिटी नहीं एस्टैब्लिश हो सकती है इतनी आसानी से, और जो लोग चलाते हैं पर्दे के पीछे से या पर्दे के सामने से, उनकी ऑथोरिटी कैसे एस्टैब्लिश हो, ये 2-3 चीजें थी जिसके लिए एक टारगेट किया गया गिरधारी यादव को। इनका मामला तो लगभग 10 महीने से चल रहा है। हम पिछले जो मानसून सेशन था उस समय से हम लोग देख रहे हैं कि ये लगातार पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। फिर नवंबर के चुनाव में इन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़वाया आरजेडी से, ये भी एक था। इन्होंने भाषण दिए, इन्होंने सभाएं की, उनके लिए प्रचार किया, लेकिन इस सब पर कार्रवाई करने के लिए अभी का टाइम क्यों चुना गया, जब चुनाव खत्म होने के 4 महीने बाद या इनके बगावती सुर दिखाने के 10 महीने के बाद, 8 महीने के बाद? तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्टी लीडरशिप को अपनी ऑथोरिटी दिखानी है हर व्यक्ति को। भाई संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ललन सिंह एक तरह से दिल्ली में रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टी का चेहरा है, नीतीश कुमार अपने स्वयं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी चुने गए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद, 1 दिन या 2 दिन के बाद सर्टिफिकेट उनको मिला है, उसके 2 दिन के बाद ये कार्रवाई हो रही है। तो इसका मतलब कि पार्टी की लीडरशिप की ऑथोरिटी को स्थापित करना है। जो 85 एमएलएज हैं, जो बाकी 11 एमपीज हैं, जो राज्यसभा के एमपीज हैं, जो दूसरे पार्टी के लीडर हैं, उन सबको एक मैसेज दिया गया कि इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगी। और ये मत समझिए कि अब कोई मेह माथा नहीं है पार्टी का, अब कोई देखने वाला नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है पार्टी का। तो रहनुमा है पार्टी का, और पार्टी एक व्यक्ति भले नहीं हो, लेकिन एक सिस्टम, ये मैसेज ये दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है जिस सिस्टम में पार्टी के हित को ऊपर रख के डिसीजन किए जाएंगे। तो ये मैसेज एक बनाना है, चूंकि ये तो सामूहिक, अभी तो पार्टी में सामूहिक नेतृत्व ही चल रहा है ना जेडीयू में, इंडिविजुअल लीडरशिप तो चल नहीं रही है। नीतीश कुमार के नाम से फैसले भले होते हैं, लेकिन सामूहिक नेतृत्व एक बन गई है, जिसमें ललन सिंह भी हैं, संजय झा हैं, विजय चौधरी भी हैं, अशोक चौधरी भी हैं, नीतीश कुमार को आगे रख के, और दूसरे लोग जो उनके इनर सर्किल के लोग हैं, उन लोगों की भी भूमिका है। हम लोगों ने देखा ही, आपने बताया डिटेल में कि किस तरह से संजय गांधी को उनको वो पत्र सौंपा गया कि वो ले जाकर के दें नीतीश कुमार को। तो एक नीतीश कुमार का जो सिस्टम बना हुआ था वो सिस्टम काम कर रहा है, उनका एक सामूहिक नेतृत्व काम कर रहा है, और पार्टी के इंटरेस्ट को ऊपर रख के फैसले किए जा रहे हैं। ये एक मैसेज देना था, पार्टी की ऑथोरिटी स्टैब्लिश करनी थी, और एक राजनीतिक हलचल इस तरह की बना दी गई है वहां अब कि अब एक देखिएगा, इस घटनाक्रम के बाद जो
चीजें हुई हैं नीतीश कुमार को लेकर के, उस पर अब सारा फोकस उस पर से हट जाएगा, धीरे धीरे बिल्कुल। हट भी रहा है। हम्म। इस पर हमारी बात हो रही थी, एक व्यक्ति ने कहा, नेता ने, कि आप देखिए कि जो चर्चा 5 मार्च को थी, आज कल की बात है ये, कि 25 हम्म। मार्च आते आते देखिए सारी चर्चा कैसे समाप्त हो गई, कि 25 बिल्कुल। मार्च आते आते अब नीतीश कुमार के को लेकर के जो लोगों में दुख भी लोग व्यक्त कर रहे थे, नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, अब वो सब चीजें खत्म हो गई। तो हम्म। इसका ये मतलब है कि बीजेपी के नेताओं ने, वो जो हम लोग मुहावरा एक बोलते हैं कि ठंडा करके खाना, तो उन्होंने ठंडा कर दिया इस पूरे इशू को। तो एक तो हाँ, हाँ, नीतीश कुमार का, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो धंधा हो ही गया ना अजीत जी। इस पर तो अब कोई पसोपेश की स्थिति है नहीं कि हाँ नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। अब हाँ, नीतीश कुमार जा रहे हैं तो आ कौन रहे हैं? और हम्म, नई सरकार कैसे बन रही है? नीतीश कुमार की विदाई में अब किसी को कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। तो इतनी आसान विदाई हो जाएगी, यह तो हम्म, किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ अमित शाह का फार्मूला चल गया फिर से। हाँ अब हाँ, देखिए, जो आपने कहा कि देखिए, हमने कहा यादव की सदस्यता, गैर यादव राजनीति। अब देखिए, कहा जा रहा है कि जो नई सरकार की शर्तें हैं, इसलिए जेडीयू गृह मंत्रालय भले ही बीजेपी को दे दे, रहने दिया जाए उनके पास, लेकिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी जेडीयू चाहती है। और उसके लिए जो व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं, उसका फैसला भी नीतीश कुमार कर चुके हैं। और इसलिए चाहती है कि यदि कोई गड़बड़ करे तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर मेरा आदमी काबिज हो, और वह मन माफिक, मतलब जैसा नीतीश कुमार चाहे, सामूहिक नेतृत्व चाहे, फैसला कर सके। तो इस बात का एहसास तो बीजेपी को भी होगा। हाँ? बिल्कुल और है। और बीजेपी हम लोग, और बीजेपी ने, जो आपने टाइमिंग की बात की, बीजेपी भी समझ रही होगी दिल्ली में कि इसी वक्त गिरिधारी यादव की सदस्यता क्यों समाप्त कराई जा रही है। ठीक बात है, वही मामला जब 8-10 महीने से चल रहा है, तो जी। टाइमिंग वो भी समझ रहे हैं, और जो मांग है जनता दल यू की तरफ से, जो स्पीकर की मांग है, उसको भी समझ रही है भारतीय जनता पार्टी की, उस मांग के बिल्कुल। पीछे की क्या राजनीति है। और हम लोग इस पर चर्चा कर ही चुके हैं कि वो अपनी पार्टी से मतलब अगर कभी भी कोई ऐसी स्थिति बने, अगर बीजेपी का स्पीकर होगा और ऐसी कोई स्थिति बने कि गठबंधन बदलना है या कुछ लोगों को इधर से उधर करना है, तो उस समय तो जेडीयू के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अपना स्पीकर होगा तो वो डिसीजन उनके हाथ में होगा, भले नहीं जी। जाएंगे। अब यह नहीं कह रहे हम कि वो आरजेडी के साथ जाके सरकार बनाएंगे, हुँ। लेकिन कभी ऐसी स्थिति बने तो बीजेपी का स्पीकर रहते तो नहीं हो सकता है। और एक हुँ। फॉर्मूला हम लोग पहले कर चुके हैं डिस्कस, जो उस समय का फॉर्मूला था 15 का, वो बीजेपी कह रही है बिल्कुल। कि उस फॉर्मूले पर हम करेंगे। अब हुँ। दो दो चीजों की मांग थी, होम मिनिस्ट्री पर समझौता करने को तैयार है जेडीयू, हुँ। स्पीकर पर भी समझौता करेंगे अगर वहां फिर वो टेबल पर दिल्ली में एक कैबिनेट मिनिस्टर का पद आता है तब। लेकिन हुँ। खैर वो अभी अब ये सब चीजें होंगी, अभी उसको ठंडा किया जा रहा है मामले को। अब देखिए हुँ। इतना स्मूथ पावर वहां जो हस्तांतरण होगा, ट्रांसफर होगा, पावर ट्रांसफर होगा, इतना आसानी से होगा। पहले लग रहा था कि हिट ऑफ द मोमेंट में अगर कुछ भी करेंगे तो उस पर हुँ। बहुत सवाल उठ जाएंगे, कई गंभीर सवाल उठ बिल्कुल। जाएंगे, जेडीयू की तरफ से नाराजगी हो जाएगी, बीजेपी में भी नाराजगी होगी, गठबंधन के दूसरे सहयोगी भी सवाल उठाएंगे। तो हिट ऑफ द मोमेंट में कोई फैसला नहीं करना है, हुँ। तो उस हीट को ठंडा होने दिया गया। अब नीतीश कुमार के यहाँ लोगों ने स्वीकार कर लिया भरे मन से, चाहे जैसे भी, कि अब जा रहे हैं नीतीश कुमार, दिल्ली जा ही रहे हैं। बीजेपी भी जिसको ले आ रही है उसकी भी स्वीकार्यता धीरे धीरे बनवा दी गई। 20 दिन हुँ। में सम्राट चौधरी लगातार घूमे, उस समय अचानक होता, अचानक नहीं होकर के पहले एक धारणा बनवा दी गई जेडीयू बीजेपी दोनों तरफ से कि हाँ ये सम्राट चौधरी होने जा रहे हैं, लोगों को दिखा दिया गया चेहरा। हुँ। तो ये सब चीजें बड़े स्मूथ तरीके से पावर ट्रांसफर करने का क्या क्या उपाय हो गए हैं। तो अब ये भी एक जो आज हो रहा है गिरधारी यादव का मामला, ये भी दबाव की राजनीति है, वो हम लोग चर्चा कर ही चुके, वो भी दबाव की राजनीति का पार्ट है। अगर हुँ। स्पीकर फैसला कर देते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो बीजेपी ये भी कह सकती है उनको, नीतीश कुमार के लोगों को, कि भाई ये स्पीकर आपका हो या हमारा हो, क्या फर्क पड़ता है। आपने देखिए, आपने यहाँ सजेस्ट किया और हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई कर दी, स्पीकर हमारे हैं तो क्या हुआ, आप ही का स्पीकर है। ये इस हुँ। तरह की चीजें भी होंगी, जो कई तरह के मोल भाव, कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, उस समय वो दिए जाएंगे। उसके बाद अब बिहार के स्पीकर का मामला अटका रहेगा, बीजेपी भरोसा नहीं कर रही है। बीजेपी के मन में कहीं ना कहीं ये मामला, एक धारणा बैठी हुई है, नीतीश कुमार चूंकि 2 बार पहले बदल चुके हैं, तो वो हुँ। स्पीकर अपना रखना चाहेगी, क्योंकि हुँ। बीजेपी को पता है कि ये स्पीकर ही रोक सकता है। हुँ। हालांकि हमारा मानना है कि बीजेपी स्पीकर छोड़ दे, तब भी नीतीश कुमार की पार्टी कोई आरजेडी के साथ नहीं जा रही है। और जब बिल्कुल। जाएगी, अगर कभी ऐसी स्थिति आती है जाने की सोचते हैं, तो बीजेपी इतनी पावरफुल है इस बार की, रोक देगी, बिना स्पीकर के भी रोक देगी। हुँ। आखिर गवर्नर, सारी चीजें तो अल्टीमेटली गवर्नर के पास ही जाएंगी, और हाँ, हाँ। बीजेपी के पास, गवर्नर के पास जाएंगी, गवर्नर उनका अपना है।
और और आज अमित शाह ने 117 मुलाकात माइनस। की है बिहार के गवर्नर से, नए गवर्नर से, सैयद अता हसनैन साहब से। आज अमित शाह की मुलाकात हुई है, और जब अमित शाह से मुलाकात हुई है तब बिहार में सत्ता हस्तांतरण की बात भी हुई होगी कि आगे क्या प्रक्रिया है, आगे क्या बिल्कुल नीति है। भले ही जनता नहीं जान रही है, राज्यपाल साहब को जानकारी जरूर दे दी गई होगी। जरूर दे दी गई होगी। तो गवर्नर अपना है, केंद्र में अपनी सरकार है, और स्वयं बीजेपी इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है इस समय बीजेपी कि उसको अगर नीतीश कुमार अपने स्पीकर रख भी लेंगे तो ये नहीं हो सकता है कि वो कोई खेल कर दें, फिर से सत्ता बदल नहीं कर सकते आप, क्योंकि जी। माइनस नीतीश कुमार 117 की संख्या बीजेपी के पास एकदम पक्के तौर पर है। और वो सब हम लोग जानते हैं। राज्यसभा चुनाव में बाकी वोट भी मैनेज करके दिखाई दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें कोई जेडीयू का आदमी थोड़े मैनेज कर रहा था, वो तो बीजेपी के लोग कर रहे थे मैनेज। कर ही लिया अपना जो वोट जितना मैनेज करना था, ज्यादा भी मैनेज कर और सकते थे वो। मतलब हैरत की बात यह है अजीत जी, मुझे बीजेपी के एक बड़े नेता ने बताया कि जिन 4 लोगों ने अनुपस्थिति दर्ज कराई राज्यसभा के चुनाव में, उनमें एक विधायक तो ऐसे हैं जिनसे एनडीए ने संपर्क ही नहीं साधा था। वे बिल्कुल स्वयं संपर्क स्वयं। करने को आ गए, वे स्वयं हम्म, संपर्क करने को आ गए। तो देखिए इतनी अकुलाहट दूसरी ओर है। और उस हम्म, नेता ने कहा कि जब उन्होंने मुलाकात के लिए समय मांगा तो पहले मुझे लगा कि इस वक्त क्या मिलना है, लेकिन बाद में जब बात यह सामने आई कि राज्यसभा चुनाव को लेकर ही मिलना है तो मैंने कहा तुरंत मिल लिया जाए, और वह तुरंत अनुपस्थित होने के लिए तैयार हो गए। तो देखिए अकुलाहट तो उधर जो आपने कहा ऑपरेशन लोटस कभी भी हो सकता है। कभी भी अब हो सकता है वही। हाँ, ऑपरेशन लोटस। अब चलिए सत्ता परिवर्तन की बात हो गई, पार्टी के नेतृत्व की बात करते हैं। अब देखिए निशांत कुमार की एक्टिविटी रोज बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है। आज भी वह जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे, और अब जेडीयू के सबसे वीआईपी गेस्ट वही होते हैं। नीतीश कुमार तो अब रोज जाने से रुके, और सब लोग उनको ही रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके ही आने की प्रतीक्षा होती है। अब टीम निशांत रोज बड़ा हो रहा है। और देखिए जब निशांत कुमार एक्टिव हुए तो आज हमने दैनिक भास्कर में एक खबर पढ़ी, अच्छी खबर, कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की आरजेडी, उसका कार्यालय सूना सूना सा रहता है, कोई आता जाता नहीं। कभी प्रदेश अध्यक्ष चले आए तो चले आए, कभी रणविजय साहू आ गए तो आ गए, कभी एक दो प्रवक्ता आ गए तो आ गए, लेकिन वहां लोगों का आना जाना नहीं के बराबर है। पेड स्टाफ आते हैं, शायद संख्या भी 18 बताई गई है। तो निशान जा रहे हैं, और जब यह मालूम हुआ होगा तो कल तेजस्वी यादव भी 1.5 महीने के बाद, 45 दिनों के बाद आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे। तो आरजेडी कार्यालय में उन्होंने क्या समीक्षा की नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन आज तेजस्वी यादव पटना से बाहर निकले, मुजफ्फरपुर गए। मुजफ्फरपुर के चौरनिया गांव में एक घटना प्रतिवेदित हुई है, जगतवीर राय की मौत, हत्या, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पुलिस की गोली से, पुलिस ने गोली मार दी। तो वहां तेजस्वी यादव पहुंचे और उन्होंने परिवार से मुलाकात की और यह विश्वास दिलाया न्याय होकर रहेगा। तो देखिए जेडीयू में अब बॉस बनते, देखिए वह सुपर बॉस है नीतीश कुमार, किस अवस्था में सबको पता है, लेकिन बॉस बनते हुए निशांत कुमार दिखाई पड़ रहे हैं आम कार्यकर्ताओं के, मध्यम दर्जे के प्राधिकारियों के और अपनी टीम के। अब हम संजय झा और ललन सिंह की बात और विजय चौधरी की बात, अशोक चौधरी की तो नहीं करेंगे। तो निशान की एक्टिविटी बढ़ रही है, तेजस्वी भी आज घर से निकले। देखिए तेजस्वी यादव को निकलना चाहिए था पहले दिन से, ये हम लोग 10 जी। बार बात कर चुके हैं। पहले दिन निकलना चाहिए था। उन्होंने एक समय दिया था कि 100 सरकार दिनों को हम का। इतना समय दें, 100 दिन का, तो अब तो 120 दिन से ज्यादा हो गए, 125 जी। दिन हो गए। हम्म। 20 नवंबर को सरकार बनी है, जी। और आज अब तो 100 दिन 25 से बहुत मार्च ज्यादा को। हो गए। जी। हाँ, तो इसके बाद भी अब जाकर अभी भी वो एक ऐसी घटना हुई तब वो निकले, अपना प्लान करके वो नहीं निकले हैं अपना कोई भी। बिल्कुल। और इस समय देखिए हम लोग को पता है, और भी आप कई लगातार घटनाएं कर रहे हुई हैं। हैं, और भी कई घटनाएं हुई हैं जहां वो नहीं गए हैं, यहाँ क्यों गए यह वह भी लोगों को पता है। पता है वो तो हम्म। सब आपने बता ही दिया, नाम भी बता दिए, तो उस वजह से गए वो। लेकिन हम्म। आप लगातार इतने दिनों से लिख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी लिख रहे हैं, जो भर्तियां हुई हैं, जो ठेके पर काम दिए गए हैं उन बिल्कुल। कंपनियों को लेकर के, जो काम रुके हुए हैं, ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं, जो ट्रेजरी बंद है महीनों से, हम्म। और कोई नया काम नहीं हो रहा है। मतलब ऐसी स्थिति में बिहार में नेता प्रतिपक्ष कोई मुद्दा नहीं बना सके, ये कितनी हैरानी की बात है।
बिहार बिल्कुल। जैसे राज्य में जहां जो राजनीति के लिए मशहूर है, जो राज्य जहां 24 घंटे लोग राजनीति करते हैं, वहां नेता हम्म। प्रतिपक्ष इतनी ऐसी स्थिति में भी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठा सके, तो उसमें हम्म। क्या कहा जा सकता है? तो इससे सरासर कमजोरी है। अभी तमाम चीजें प्रभावित हो रही हैं बिहार में। जो ये जंग चल रही है, उस जंग की वजह से एलपीजी की सप्लाई हो, पेट्रोल डीजल का मामला हो, कई जगह लोग दिख रहे हैं कि लोग लाइन लगा करके एलपीजी के लिए खड़े हैं, तो कहीं पेट्रोल डीजल के लिए लग रहे हैं लोग। ये तमाम इश्यूज हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। नहीं ये अजीत उनको उनका जी, समय अजीत सीमा, दी जी, हुई समय सीमा समाप्त हो गई तब भी। अजीत जी, देखिए अभी कोई लॉकडाउन नहीं है। आज मैं जब घर से दफ्तर आ रहा था, ठीक है छठ पर्व का भी कुछ असर है, लेकिन हमने सड़कें खाली देखी, जो भाड़ वाली सड़कें थी। तो हमने दफ्तर आकर पूछा कि सड़कों पर सन्नाटा क्यों है। तो जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बताया कि पटना में पढ़ने के लिए आने वाले जो लड़के हैं, या जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए आने वाले लड़के हैं जो रहते थे, वह गांव लौट गए। क्यों भाई? तो गैस सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, हॉस्टल में खाना की समस्या है। तो देखिए इस बीच में फिर से पप्पू यादव ने पहल की थी। पप्पू यादव ने एक स्कीम लाया, अपना स्कीम उनका रहता है कि जिन लड़कियों को पटना में रहकर तैयारी करने वाली छात्राओं को यदि महंगी दर पर गैस खरीदना पड़ रहा है, तो जो लड़की चाहेंगे उसे 300 रुपए की वो सहायता देंगे। तो पप्पू यादव अपना करते रहते हैं। तो आपने ठीक कहा कि मुद्दे हैं। पूरा मुसल्लापुर खाली हो गया, बोरिंग रोड खाली दिखाई पड़ रहा है। आप एक्टिव हो सकते थे, मुद्दा को उठा सकते थे। और आपकी दी हुई समय सीमा भी खत्म हो गई। हम लोग उस जी। समय भी कह रहे थे कि कोई समय सीमा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नई सरकार थोड़ी बनी थी जिसको कोई नई व्यवस्था बनानी थी। ये तो बिल्कुल। 20 साल से जो सरकार चल रही है उसकी कंटिन्यूटी थी। पूरी ब्यूरोक्रेसी इन हम्म। प्लेस है, सारा सिस्टम इन प्लेस है, सब। आप सरकार निरंतर जो बनने वाली सरकार है उसको क्या हनीमून पीरियड देना है? कोई नई हम्म। सरकार आती, नए नया सिस्टम बन रहा होता, नया मुख्यमंत्री होता, तब आप समय देते। चलिए आपने समय दे दी, घूमने चले गए बाहर, वो समय हम्म। सीमा भी समाप्त हो गई। 100 दिन की समय सीमा आपने दी थी, तो 101वें दिन आपको निकल जाना था, सरकार पर हल्ला बोलना था, सवाल पूछने थे सरकार से। नहीं किया तेजस्वी हम्म। यादव ने। हम्म। और इस बीच उनको लग रहा था, और हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, हम अभी भी मानते हैं कि नीतीश कुमार लालू यादव की जो मंडल की पॉलिटिक्स थी उसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव बनाए गए थे। जी। और नीतीश कुमार ने भी उनको आशीर्वाद दिया था, वो उस मंडल की राजनीति के उत्तराधिकारी थे। लग रहा था कि नीतीश कुमार के बाद जो उनके साथ का कुछ वोट शिफ्ट होगा आरजेडी की तरफ, और फिर आरजेडी एक पिछड़े दलितों, वंचितों की, गरीबों की पार्टी एक बनेगी। उसका चूंकि बीजेपी से जब डायरेक्ट मुकाबला होगा तो आरजेडी एक विकल्प के तौर पर होगी पिछड़ी हम्म। जाति, अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए। लेकिन वहां भी बड़े स्मूथ तरीके से नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे निशांत कुमार को आगे कर दिया गया। हम्म। उनकी पॉलिटिक्स को स्टैब्लिश करने की कोशिश चल रही है। उनकी राजनीतिक, जो उनका राजनीतिक प्रशिक्षण होता है वो भी चल रहा है, और तमाम नेताओं का होता है। तेजस्वी यादव ने के पास मौका था कि उन्होंने करके सीखा। उनको एक प्रशिक्षण मौका भी मिल गया कि करके सीखे। एक सेकंड में रोक रहा हूं। प्रशिक्षण भी देखिए पुराना है, चुपके से चल रहा था। 2 दिनों पहले एक नेताजी गए और वे अपने साथ 3 किताबें लेकर गए थे निशांत को सौंपने के लिए। उन्हें लगा होगा कि निशांत ने पढ़ा नहीं है। तो उन तीनों किताबों को ग्रहण करते हुए निशांत ने कहा कि इन किताबों से किस अध्याय में क्या लिखा है, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। अब नेताजी तो किताब खरीद कर लाए थे, उन्होंने पढ़ा कहां था। तो इसका मतलब कि निशांत का प्रशिक्षण जो भी टीम है वह पिछले कई महीनों से कर रही थी। नीतीश कुमार की मुहर, ललन सिंह की मुहर, संजय झा की मुहर अब लगी। बिल्कुल। तो ये नीतीश कुमार रिलक्टेंट थे इस बात को लेकर के, बेटे को नहीं जी। ले आना चाह रहे थे। तो हम्म। अब वो एक चैलेंजर आ गया तेजस्वी यादव की जगह। अभी तक हम्म। उनके लिए खुला मैदान था, एकदम खुला मैदान था। क्योंकि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कहते जरूर थे, लेकिन वो दिल्ली से कहते थे। तो बिल्कुल। ग्राउंड पर, बिहार की जमीन पर तेजस्वी यादव को कोई चैलेंज नहीं था। ये लग रहा था कि जो दूसरी पीढ़ी आ रही है मंडल की राजनीति की, उसके स्वाभाविक उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव को मिलेगा। अब एक चैलेंजर आ गया उनके पास निशांत कुमार की के रूप में, जो गैर यादव पॉलिटिक्स का की जिस धारा को का नेतृत्व करते थे नीतीश कुमार, उस धारा के हैं। तो उसका नेतृत्व भी आ गया। अति पिछड़ा ऑलरेडी एनडीए के साथ उसका एक रुझान रहता है, दलित महादलित वाली राजनीति हम लोग जानते हैं। तो एक चैलेंजर आ गया तेजस्वी यादव के लिए। तो अब जितनी मेहनत पहले करनी थी उनको, हम लोग पहले भी एक बार बात कर रहे थे कि उनको बिल्कुल। अगर तेजस्वी यादव ये समझते हैं कि अपने आप हमारा मौका आ जाएगा, उधर फेल होंगे लोग, उधर झगड़े बढ़ेंगे, या जेडीयू नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, तो अपने आप जो है उनकी राजनीति खत्म। जैसे नीतीश कुमार अब नहीं रहेंगे का मतलब कि जब उनकी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उसके बाद अपने आप एक वैक्यूम बन जाएगा, तो हमारे लिए जगह बन जाएगी। तो वो नहीं बनने वाली है।
अब वो मौका बिल्कुल। भी चला गया। अब उनको जगह बनानी होगी, वो हमेशा बनानी होती है। किसी को ऐसे भाग्य की जरूरत होती है, लेकिन किसी को हम्म, अपने आप नहीं मिल जाती है जगह। नीतीश जी कुमार ने बड़ी मेहनत की थी, लालू यादव ने बहुत मेहनत की थी। हर व्यक्ति मेहनत करना होता है उसको अपनी जगह, अपना स्वत्व जो है उसको भी लेने के लिए। तो अब तक जो सोच रहे थे वैसी राजनीति, अब उनके सामने एक चैलेंजर भी आ गया, निशांत कुमार। तो अब इस प्रतीकात्मक रूप से किसी एक घटना के बाद आप मुजफ्फरपुर जाए, भागलपुर जाए, वो राजनीति नहीं, उससे राजनीति नहीं होगी। हम्म, आपको निरंतर अगले 5 साल के लिए अपना एक रोड मैप बनाना होगा पॉलिटिक्स का। उस रोड मैप में अब नीतीश कुमार की पुरानी राजनीति को ध्यान में रख के नहीं काम करना होगा। अब जी आपको दो तरह की राजनीति का ध्यान में रखना होगा। एक, जो भारतीय जनता पार्टी हाईली पोलराइज्ड पॉलिटिक्स करेगी, जो इसके पहले कभी नहीं होती थी बीजेपी बिहार हम्म, में, उस पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के करना है। और दूसरे, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जो पॉलिटिक्स होगी, उसको भी ध्यान में, जो सोशल इक्वेशन पर बेस्ड होगा और पसमानदा मुसलमान का भी होगा, उसको ध्यान रखना होगा। और साथ में बिल्कुल कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी जो है एमआईएम, उसकी पॉलिटिक्स को भी ध्यान में रखना होगा। उनकी चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। तो जी एक अच्छी बात है, प्रतीकात्मक ही एक घटना के नाम पर प्रतीकात्मक रूप से निकले तेजस्वी यादव। लेकिन हम्म, अब इसको उसमें निरंतरता लानी होगी। उनके नेतृत्व में ये नहीं हो सकता है कि एक दिन उठे, कुछ कर लिया, फिर कई दिन नहीं निकले, यात्रा कर ली, फिर कई दिन नहीं निकले। ऐसा नहीं होगा। लोगों से मिलने जुलने का क्रम बनाना होगा, जो लालू यादव पहले करते थे। लोगों से मिलने जुलने का क्रम बनाइए, संगठन को नया रूप दीजिए, नए लोगों को आगे ले आइए। जिन लोगों की वजह से चुनाव हारे हैं उसकी समीक्षा करिए, उन लोगों को दूर करिए। हटा मतलब आप अपने सिस्टम से पूरी तरह वाइप आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने नए राजनीतिक लोगों को साथ लेकर के चलने की कोशिश करिए। ये बहुत सारी चीजें, जो उपाय, जो सुझाव हम लोग उनको देते रहते हैं। अब चुनौतियां उनकी बढ़ गई हैं। निशांत की चुनौती एक अलग है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा उसकी चुनौती अलग है, और कांग्रेस एमआईएम की चुनौती अलग है। ये तीन बड़ी चुनौतियां हैं तेजस्वी यादव के सामने, जिसके लिए उनको आगे तैयारी करनी होगी। 5 साल का रोड मैप बनाना होगा। तात्कालिक रूप से कुछ नहीं होगा, तात्कालिक योजना से कुछ नहीं होगा। चलिए, तात्कालिक योजना से कुछ भी नहीं होने वाला है, तो जेडीयू और आरजेडी दोनों की पॉलिटिक्स हमने आपको समझाई है आज की चर्चा में। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।